साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम मित्र पर। मैं हाजिर हूँ आपके बीच एक और नई वीडियो के साथ। तो पिछली वीडियो के अंदर अपने 440 नंबर क्वेश्चन तक कर लिए थे। अब 441 से शुरू करने हैं। और कल जाते जाते आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि हरियाणा राज्य के जो वीरभान कवि थे उनको किस काल का माना जाता है। प्राचीन काल बोला था, मध्यकाल या फिर आधुनिक काल, किस काल का माना जाता था। तो उसका जो सही उत्तर है वो होगा मध्यकाल। मध्यकाल का उनको माना जाता है। और सीईटी नोटिफिकेशन भी आ चुका है, तो अब तैयारी का एक बढ़िया मौका है आपके पास। बढ़िया प्लेटफॉर्म सेट है। अब लगभग 2 से 3 महीने एग्जाम तक आपको बढ़िया तरीके से तैयारी करनी है और इस सिलेबस को भी अपने कवर करना है। तो चलिए 441 नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं अपने कि कुषाणकालीन कनिष्क के सिक्के हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं। जो कुषाण वंश के एक शासक थे कनिष्क, उनके सिक्के इनमें से कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं। राखीगढ़ी, मिताथल, बनावाली या फिर फरमाना, कहाँ से प्राप्त हुए हैं वो। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है मिताथल से कुषाणकालीन कनिष्क के सिक्के हैं वो प्राप्त हुए हैं। तो चलिए इसके फैक्ट देख लेते हैं थोड़े। तो मिताथल कहाँ है, भिवानी जिले के अंदर है। यहाँ हड़प्पा व वैदिक दोनों काल का ये स्थल रहा है। यहाँ से कुषाणकालीन कनिष्क के सिक्के मिले हैं और मिताथल से ही तांबे के छल्ले व भाले भी मिले हैं। तो यह स्थल जो है वो तीनों कालों के अवशेषों का केंद्र है। मिताथल है वो एक बहुकालीन पूरा स्थल है, यानी हड़प्पा और वैदिक दोनों समय का रहा ये, जहाँ से कुषाण, गुप्त, हड़प्पा काल की अनेक सामग्री है वो मिली है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जो गुप्तकालीन समुद्रगुप्त के जो सिक्के हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं। पहले पूछा था कुषाणकालीन कनिष्क के सिक्के, अब गुप्तकालीन समुद्रगुप्त के सिक्के हैं वो कहाँ से मिले हैं इनमें से। तो ऑप्शन देख लेते हैं अपने कि मिताथल, अग्रोहा, कुरुक्षेत्र या फिर सिरसा। तो कहाँ से मिले हैं, ये भी मिले हैं मिताथल से। और मिताथल कहाँ है, भिवानी के अंदर। वहां से कुषाणकालीन कनिष्क के सिक्के भी मिले थे, हड़प्पा स्थल भी रहा था और क्या रहा था, वैदिक काल का भी रहा था। और अब यहाँ से गुप्तकालीन जो सिक्के हैं वो भी यहाँ से मिले थे। तो चलिए देखते हैं आगे इसके बारे में कि इससे इस स्थल की दीर्घकालीन सभ्यता का पता चलता है, यानी लंबे समय तक ये सभ्यता चली थी। मिताथल की जो सभ्यता थी, यहाँ प्राचीन कृषि उपकरण भी मिले हैं। यह स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर ऐतिहासिक युग तक जुड़ा है, यानी हड़प्पा है, उसके बाद वैदिक से भी है, उसके बाद कुषाणकालीन का भी है या फिर गुप्त वंश का भी है। तो लंबे समय तक जो है इस सभ्यता ये चली थी। यहाँ की 2 भालों व तांबे के 13 छल्लों के अवशेष हैं वो किस स्थल से प्राप्त हुए हैं। अभी ऊपर पढ़ के आए थे ना अपने कि वहाँ तांबे के जो छल्ले हैं वो मिले हैं या भाले भी मिले हैं। तो कहाँ से मिले हैं, बालू, राखीगढ़ी, मिताथल या फिर फरमाना। तो कहाँ से मिले हैं ये भी मिले हैं अपने मिताथल से। यहाँ से जो है युद्ध सामग्री मिली है, जैसे भाले हो गए या फिर छल्ले भी यहाँ से मिले हैं। इससे क्या है, उस धातु का भी पता लगता है ना अपने को कि तांबा जो है वो हड़प्पा सभ्यता में धातु कार्य हेतु बहुत प्रमुख था और सथल जो है वो सिंधु घाटी की सैन्य एवं कृषि व्यवस्था भी दर्शाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन अपने देखते हैं कि कब्रिस्तान है वो किस हड़प्पा कालीन स्थल से मिला है। फरमाना खास से मिला है, राखीगढ़ी, मदीना या फिर बनावाली। कब्रिस्तान इनमें से कहाँ से मिला है ये पूछा है। तो कहाँ से मिला ये मिला है जी फरमाना खास से। ये कहाँ है फरमाना खास, तो ये है रोहतक जिले के अंदर, हरियाणा के रोहतक जिले में है जगह फरमाना खास। और यहाँ क्या कहते हैं कि कब्रिस्तान के रूप में यहाँ क्या मिला है, 50 से भी ज़्यादा मानव के कंकाल मिले हैं और समाधियाँ मिली हैं यहाँ 50 से भी ज़्यादा। तो देख लेते हैं इसके बारे में थोड़े और तथ्य भी कि देखिए रोहतक जिले में है 50 से ज़्यादा मानव कंकाल और मृतक संस्कार की यहाँ परंपरा समझी जाती है, यानी इंसान के मरने के बाद में उसका संस्कार जो है वो यहाँ पर किया जाता था। ये परंपरा उस समय थी, इसीलिए यहाँ से इतने कंकाल व समाधियाँ भी मिली है। यह हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक संरचना को भी दर्शाता है। आगे देखते हैं कि लहसुन की खेती के अवशेष किस स्थल से प्राप्त हुए, यानी यहाँ लहसुन की खेती की जाती थी, इनमें से कहाँ की जाती थी, कहाँ से अवशेष मिले ये पूछा है। बालू, बनावली, फरमाना या फिर मिताथल। तो कहाँ मिले हैं लहसुन की खेती के अवशेष, तो वो मिले हैं बालू से। बालू से ये अवशेष आपको मिले हैं। कृषि प्रधान समाज की यह पुष्टि करता है, हड़प्पा काल में पहले से ही उन्नत कृषि थी। बिल्कुल आगे देखते हैं कि तीनों सभ्यताओं कौन कौन सी, पूर्व, मध्य
और उत्तर के अवशेष हैं वो किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? राखीगढ़ी, मिताथल, बालू या फिर फरमाना। तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये भी प्राप्त हुए हैं अपने बालू से, यहाँ से प्राप्त हुए हैं। यहाँ क्या है, जो पूर्व हड़प्पा है या फिर मध्य हड़प्पा या उत्तर हड़प्पा है, तीनों का साक्ष्य यहाँ पर अपने को मिला है। और ये स्थल कहाँ पर है ये भी देख लेते हैं अपने। ये है यमुना घाटी के निकट स्थित है। यहाँ से क्या क्या मिला? मिट्टी के बर्तन, दाने और बीज भी मिले हैं। चलिए आगे देखते हैं कि सब्जी व फलों के अवशेष किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? किस किस के सब्जी और फलों के अवशेष? तो बालू, बनावाली, राखीगढ़ी या फिर फरमाना। तो कहाँ से मिले हैं? ये भी मिले हैं बालू से। क्या पता लगता है इस चीज से? कि है आहार शैली व वनस्पति ज्ञान का प्रमाण अपने को देता है। फलों व सब्जी के अवशेष मिले हैं यहाँ से। तो हड़प्पा काल में लोग सब्जियों व फलों का प्रयोग करते थे, इससे ये भी पता लग रहा है। यह कृषि विज्ञान की प्राचीन समझ को दर्शाता है। उस समय भी इन चीज़ों की खेती जो है वो, यानी सब्जी व फल लगाए जाते थे उस समय भी। तो इस चीज़ से प्राचीन समझ जो है वहाँ की कृषि की, वो भी पता लगती है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सिंधु व आर्य लोगों के साथ रहने के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? कि जो सिंधु घाटी के लोग थे, आर्य जो थे समाज के लोग, तो वो इकट्ठे रहे थे, यानी वहाँ रहे थे। लोगों के साथ रहने का जो प्रमाण है वो कहाँ से मिला है? राखीगढ़ी से मिला है, फरमाना से मिला है, भगवानपुर से मिला है या फिर मितादल से मिला है? तो ये कहाँ से मिला है? ये मिला है भगवानपुर से। कहाँ है भगवानपुर? करनाल जिले के अंदर है। भगवानपुर है करनाल जिले के अंदर। और यहाँ जो है सिंधु घाटी किस चीज़ की है? हड़प्पा या सिंधु बोलते हैं ना, इसे सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं। और आर्यवाड़ी ये वैदिक काल की है। तो क्या है, इन दोनों के ही साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। चलिए फैक्ट देख लेते हैं इसके। करनाल जिले का हड़प्पा वैदिक दोनों के मिले जुले साक्ष्य मिले हैं और इसे संक्रमण काल का स्थल भी माना जाता है। यानी जब ये जो सभ्यता है वो खत्म हो रही थी और वैदिक काल की सभ्यता जो आ रही थी, उस समय काल के अंदर ये दोनों इकट्ठे रहे थे। इस चीज़ के साक्ष्य है वो कहाँ से मिले? भगवानपुर से, जो करनाल जिले के अंदर है। तांबा गलाने की जो भट्टी है वो कहाँ से मिली है? ये पूछा है कि तांबा गलाने की भट्टी कहाँ से प्राप्त हुई है? मिताथल, जोगनखेड़ा, राखीगढ़ी या फिर बनावली। तो कहाँ से मिली है तांबा गलाने की भट्टी? ये मिली है जोगनखेड़ा से। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही उत्तर है। और जोगनखेड़ा है कहाँ? तो ये है कैथल जिले के अंदर, हरियाणा के कैथल जिले में है जोगनखेड़ा। क्या पता चलता है इस चीज़ से? कि धातु विज्ञान की उन्नति का प्रमाण मिलता है। औजार व शस्त्र निर्माण की जानकारी भी अपने को मिलती है। यानी तांबा गलाने की भट्टी उस समय काल में मिली है, बड़ी बात है। तो चलिए आगे देखते हैं कि राष्ट्रीय स्तर का जो संग्रहालय है वो हरियाणा में किस स्थल पर बन रहा है? मिताथल, राखीगढ़ी, फरमाना या फिर बनावली। तो कहाँ बन रहा है राष्ट्रीय स्तर का संग्रहालय? तो ये बन रहा है जी राखीगढ़ी के अंदर। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही उत्तर है। और ये हड़प्पा जो सभ्यता थी उसका सबसे बड़ा स्थल भी इसको माना जाता है ना, सबसे बड़ा स्थल हड़प्पा सभ्यता का कौन सा है? राखीगढ़ी। कहाँ है ये? हिसार जिले के अंदर है। हिसार जिले के अंदर राखीगढ़ी। तो चलिए फैक्ट देख लेते हैं। 700 एकड़ में ये बन रहा है ना, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, 700 एकड़ में है, हिसार जिले में स्थित है। और यूनेस्को की संभावित विश्व धरोहर सूची के अंदर भी इसको शामिल किया गया। यहाँ से 4600 साल पुराने डीएनए है वो मिले हैं। आगे देखते हैं कि मदीना है वो हड़प्पा कालीन स्थल कहाँ स्थित है? मदीना नाम का जो हड़प्पा कालीन स्थल है वो कहाँ स्थित है? भिवानी, कैथल, रोहतक या फिर सिरसा। तो मदीना कहाँ है? ये है रोहतक जिले के अंदर। रोहतक जिले का एक गांव है मदीना। वहाँ क्या है? हड़प्पा कालीन सभ्यता के जो अवशेष हैं वो मिले हैं। तो चलिए फैक्ट देख लेते हैं इसके कि यहाँ से उत्तर हड़प्पा कालीन अवशेष हैं वो मिले हैं। यह स्थल वो नगर नियोजन व सिंचाई व्यवस्था के लिए जाना जाता है और हड़प्पा सभ्यता के अंतिम चरण का स्थल इसको माना जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं। जौ को वैदिक काल में क्या कहा जाता था? जो फसल है उसको, जौ को वैदिक काल के अंदर क्या कहा जाता था ये पूछा है। वत्स, यव, सोम या फिर कर्ष।
तो क्या कहा जाता था जौ को उस समय? जौ को कहा जाता था जी यव। जो ऑप्शन बी है वो इसका सही उत्तर है। जौ को यव बोला जाता था। और यह है वो सोमरस की एक सामग्री जो है वो मानी जाती थी। और वैदिक यज्ञों में भी जौ का उपयोग है वो होता था। और जौ को उस समय यव बोलते थे। याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये परीक्षा की दृष्टि से। तंदूर के साक्ष्य किस हड़प्पा कालीन स्थल से मिले हैं? तंदूर के साक्ष्य पूछा है। बालू, मित्ताथल, बनावली या फिर राखी गढ़ी। तो तंदूर के साक्ष्य इनमें से कहाँ मिले हैं? वो मिले हैं बनावली के अंदर। और बनावली कहाँ है? तो बिल्कुल जी ये फतेहाबाद के अंदर है। कहाँ है बनावली? फतेहाबाद जिले के अंदर। क्या मिला यहाँ से? तंदूर का साक्ष्य मिला है। और तंदूर किस काम आता है? खाना पकाने के। तो यहाँ से गोल तंदूर जैसी संरचनाएं मिली है। यह खाना पकाने की तकनीक को दर्शाता है। और यहाँ लेखन के प्रारंभिक साक्ष्य भी मिले हैं। तो लेखन के प्रारंभिक साक्ष्य कहाँ से मिले? तो बनावली से। बनावली कहाँ स्थित है? फतेहाबाद के अंदर। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वैदिक सभ्यता किसने बसाई थी? ऊपर पढ़ के आए हैं, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया था फैक्ट के अंदर, मैंने आपको बताया था। तो वैदिक सभ्यता किसने बसाई थी? द्रविड़, आर्य लोग, मौर्य या फिर सिंधु निवासी। तो किसने बसाई थी ये वैदिक सभ्यता? ये बसाई थी आर्य लोगों ने। जो आर्य लोग थे उन्होंने वैदिक सभ्यता है वो बसाई थी। तो कहाँ से आए थे ये आर्य लोग? ये आए थे मध्य एशिया से, यानी जिसको क्या बोला था? आर्यावर्त। इन्होंने सप्त सिंधु क्षेत्र में सभ्यता बसाई। वैदिक धर्म, संस्कार, वेदों की रचना है वो इन्होंने ही की थी। समाज वर्ण व्यवस्था पर उस समय आधारित था। वैदिक काल में क्या था? वर्ण व्यवस्था के अंदर समाज विभाजित था। जिसे आज जाति व्यवस्था बोलते हैं, उसी प्रकार से वर्ण व्यवस्था उस समय थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वैदिक काल में हरियाणा को क्या कहा जाता था? वैदिक काल में हरियाणा को क्या कहा जाता था? ब्रह्मावर्त, कुरुक्षेत्र, सप्त सिंधु या फिर आर्यावर्त। तो क्या बोलते थे वैदिक काल में? तो वैदिक काल में बोलते थे इसे सप्त सिंधु। किन के द्वारा नाम दिया गया? आर्य लोगों के द्वारा, जो वैदिक काल के अंदर दिया गया सप्त सिंधु के नाम से। और सप्त सिंधु का अर्थ क्या है? 7 नदियां। कौन कौन सी? सरस्वती, दृष्टवती, ऐसी ही बाकी नदियां। और ये 2 महत्वपूर्ण नदियां थी उस समय काल की। यही क्षेत्र वैदिक सभ्यता का केंद्र था। हरियाणा में कुरु जो जनपद था वो भी इसी क्षेत्र में ही आता था, सप्त सिंधु क्षेत्र के अंदर ही। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पूर्व वैदिक काल को क्या कहा जाता है? जो वैदिक काल का शुरुआती जो समय था पूर्व का, उसे क्या कहा जाता है ये पूछा है। यजुर्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल या उपनिषद काल। तो क्या बोला जाता है उसे? ऋग्वैदिक काल। ऋग्वेद की जो रचना होती है वो शुरुआती दिनों के अंदर, सबसे पुराना जो वेद है अपना ऋग्वेद है, तो उसे ऋग्वैदिक काल भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्या समय काल रहा? तो ये देख लेते हैं। 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व का जो समय था उसे ऋग्वैदिक काल कहा जाता है। तो याद रखना है, समय काल जो था 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व का। और इसी काल में क्या होता है? ऋग्वेद की रचना होती है। जनजातीय समाज था, पशुपालन व कृषि है उस समय मुख्य व्यवसाय हुआ करते थे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वेदों की कुल संख्या कितनी है? बिल्कुल, वेदों की कुल संख्या कितनी है? 3, 4, 5 या फिर 6? कितनी है वेदों की संख्या? तो वेदों की संख्या है जी अपने 4 वेद हैं। कौन कौन से हैं? तो जी ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है और अथर्ववेद है। ये अपने 4 वेद हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद है इनमें सबसे प्राचीन है। सामवेद है वो संगीत से जुड़ा हुआ है। और जो अथर्ववेद है वो जादू टोना या फिर औषधि से संबंधित है। तो अगला देखते हैं क्वेश्चन कि वेदांगों की संख्या कितनी है? वेदांग, वेदांग है क्या? पहले तो ये अपने को पता होना चाहिए। जैसे वेद है ना 4, तो उन वेदों में जो भाषा लिखी हुई है ना वो अपने को समझ में
कम आती है। तो उन वेदों को समझने के लिए उनका सरलीकरण किया गया, उनकी भाषा को स्पष्ट रूप से लिखा गया। तो जिसमें लिखा गया ना, उन्हें वेदांग बोला गया। क्या बोला गया? वेदांग। जो अपने ज्यादा चलते हैं, जिनसे अपने बातें समझते हैं, वेदों में जो भाषा लिखी हुई है, तो उन्हें क्या बोलते हैं? वेदांग। तो उनकी संख्या पूछा है कि उनकी संख्या कितनी थी? 4 थी, 5 थी, 6 थी या फिर 8 थी? तो वेद 4 थे और वेदांग कितने थे? 6 वेदांग थे। तो जानते हैं वेदांगों के बारे में कुछ और। ये कौन से हैं 6 वेदांग? तो जी शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। वेदों को समझने हेतु रचे गए ग्रंथ भी इन्हें बोलते हैं। इनका कार्य क्या है? वेदों की व्याख्या करना, कि वेदों के अंदर जो चीजें लिखी हुई है उनको आसान भाषा में अपने समझाना। वो काम किसका है? वेदांगों का। वेदांगों के आगे आगे उपनिषद। उपनिषदों की संख्या कितनी मानी जाती है? और इन्हें और क्या कहा जाता है? इनको वेदांत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेदांत भी कहा जाता है। तो कितनी संख्या है? 100, 102, 108 या फिर 112। तो कितनी है? 108 उपनिषदों की संख्या है 108। ज्ञान, ब्रह्मा और आत्मा पर केंद्रित ग्रंथ है ये उपनिषद। इस कठ, मुंडक, छांदोग्य ये उपनिषद प्रमुख हैं। अद्वैत वेदांत का आधार जो है वो भी इन्हीं में से ही है। अद्वैतवाद का सिद्धांत भी बोल सकते हैं। आगे है महापुराणों की संख्या है वो कितनी है? 16, 17, 18 या फिर 20। तो महापुराण कितने हैं? महापुराण है जी 18। याद रखने योग्य बातें हैं। तैयारी कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं अलग चीज है। ये चीजें अपने को वैसे भी पता होनी चाहिए और परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। ऐसी चीजें पूछी जाती है आजकल परीक्षा के अंदर। महापुराणों की संख्या कितनी है? तो 18 है जी। इनमें कौन कौन से हैं? भागवत, विष्णु, शिव, मार्कंडे ये प्रमुख हैं। इनमें क्या चीजें हैं? धर्म, नीति, कथाएं ये सभी इसके अंदर है। भागवत पुराण जो है इनमें से, उसमें श्री कृष्ण की लीलाएं हैं और ये पौराणिक जो साहित्य है उसका मूल आधार है। आगे है हिंदू संस्कारों की संख्या कितनी मानी जाती है? हिंदू धर्म के अंदर कितने संस्कार माने जाते हैं? 12, 14, 16 या फिर 18। तो कितने संस्कार हैं? अपने 16 संस्कार माने जाते हैं। हिंदू जो संस्कार है उनकी संख्या कितनी है? 16। और ये अपने जन्म से ही ये संस्कार शुरू हो जाते हैं, गर्भाधान से ही ये शुरू हो जाते हैं। और इनमें अंतिम संस्कार है 16। जो अंतिम संस्कार क्या है? 16वां संस्कार है वो है अंतिम संस्कार। मरणोपरांत जो संस्कार है वो अंतिम संस्कार, सबसे श्रेष्ठ संस्कार भी इसको माना गया है। तो अंतिम संस्कार तक 16 संस्कार हैं। यज्ञोपवीत, विवाह, नामकरण, उपनयन ये सारे संस्कार हैं। वैदिक जीवन शैली का ये अंग थे। उस समय जो जीवन शैली थी वैदिक काल की, उसके ये महत्वपूर्ण अंग रहे थे। आगे है आर्य शब्द का अर्थ क्या है? आर्य जो शब्द है उसका अर्थ क्या है? श्रेष्ठ व्यक्ति, योद्धा, शासक या फिर कृषक। तो जो आर्य शब्द है उसका अर्थ है श्रेष्ठ व्यक्ति। श्रेष्ठ व्यक्ति आर्य है। ये संस्कृत भाषा का जो संस्कृत मूल का शब्द है, जिसका अर्थ क्या है? कुलीन, सभ्य या फिर श्रेष्ठ व्यक्ति। आर्यों ने अपना जो उनका समाज था उसको श्रेष्ठ बताया। चलिए आगे देखते हैं कि वैदिक सभ्यता का काल माना जाता है, इनमें से कितना माना जाता है वैदिक सभ्यता का? 2000 से 1000 BC, 1500 से 600 BC और 1200 से 800 BC, 1800 से 900 BC। तो कितना माना जाता है ये? तो ये है जी 1500 से लेकर के और 600 BC। इसमें से मैंने आपको ऊपर बताया भी था कि 1500 से लेकर और 1000 BC तक का जो समय था वो ऋग्वैदिक काल था। और उसके बाद का जो समय था यानी 1000 BC से और अपने 600 BC तक का जो समय है वो उत्तर वैदिक काल उसको माना जाता है। तो चलिए आगे फैक्ट देख लेते हैं इसके। बिल्कुल यही दे रखा है कि जो ऋग्वैदिक काल है वो 1500 से 1000, उत्तर वैदिक है वो 1000 से 600 और इस काल में धर्म, वर्ण, यज्ञ आदि विकसित हुए थे। चलिए आगे देखते हैं कि पूर्व वैदिक काल का समय क्या था? पूर्व वैदिक काल यानी ऋग्वैदिक काल भी कहते थे उसे,
उसका समय मैंने अभी ऊपर बताया 1000 से 600 था, 2000 से 1000, 1500 से 1000, 1600 से 800। तो कितना था 1500 बीसी से 1000 बीसी का जो समय था वो पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक काल भी उसे कहा जाता था। आगे देखते हैं उत्तर वैदिक काल का समय क्या था, ये भी अभी पढ़ गए हैं। तो कितना था उत्तर वैदिक काल का समय, तो उत्तर वैदिक काल का समय था जी 1000 से 600 बीसी तक का। क्या खास बात रही उस समय काल में, तो जो वर्ण व्यवस्था थी वो कठोर होती चली गई, स्थायी कृषि व नगर बसने लगे, धर्मग्रंथ उपनिषद और आरण्यक जो है वो उस समय काल के अंदर रचे गए। आगे देखते हैं कि वैदिक सभ्यता का पालना है वो किसे कहा जाता है। वैदिक सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है, शुरुआती समय जो था वो किसे कहा जाता है, पंजाब, हरियाणा, गंगा घाटी या फिर अफगानिस्तान। तो किसे कहा जाता है ये कहा जाता है हरियाणा को। क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो आर्य सबसे पहले अगर आए थे सप्त सिंधु क्षेत्र के अंदर आए थे, और सप्त सिंधु क्षेत्र किसे कहा जाता था, हरियाणा को ही कहा जाता था। तो यानी उनका पालना था, यानी शुरुआत जो उनका जन्म जो माना जाता है ना वो यहीं से हुआ था, इसलिए इसे पालना भी बोलते थे। कि हरियाणा को आर्य संस्कृति की जन्मभूमि भी कहा जाता है। कुरुक्षेत्र, सरस्वती नदी, सप्त सिंधु क्षेत्र जो है वो यहीं आते हैं, और यहीं उन्होंने वेद भी रचे थे। तो आगे देखते हैं कि अस्तो मा सदगम्य मंत्र है वो किस ग्रंथ से लिया गया है। अस्तो मा सदगम्य मंत्र किस ग्रंथ से, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आज की अपनी वीडियो के अंदर है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये कहाँ से लिया गया है जी, सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद या फिर अथर्ववेद। तो ये लिया गया है ऋग्वेद से। क्या, अस्तोमा सदगम्य। तो ये जो है वो आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक है ये मंत्र, और इसका अर्थ है असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, अस्तोमा सदगम्य। और गायत्री मंत्र जो अपने बोलते हैं, गायत्री मंत्र वो किस ग्रंथ से लिया गया है, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद या फिर अथर्ववेद। तो कहाँ से लिया गया, ये भी लिया गया है ऋग्वेद से। गायत्री मंत्र बोलते हैं अपने ओम भूर्भुवः स्वः बोलते हैं, उस मंत्र की बात है, गायत्री मंत्र है वो कहाँ से लिया गया है, ऋग्वेद से। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है, ओम भूर्भुवः स्वः से शुरू होता है यह मंत्र, और यह किसको समर्पित है, सूर्य देव को। यह भी पूछा जा सकता है कि जो गायत्री मंत्र है वो किसको समर्पित है, तो वो सूर्य देव को समर्पित है, ये याद रखना है आपको। चलिए आगे देखते हैं कि सत्यमेव जयते है वो कहाँ से लिया गया है। सत्यमेव जयते ऋग्वेद, यजुर्वेद, छांदोग्य उपनिषद या फिर मुंडकोपनिषद। तो कहाँ से लिया गया, ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। क्या खास बात, क्यों लिया गया है, तो ये क्या है, भारत सरकार का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते। इसका अर्थ क्या है, सत्य की ही विजय होती है। तिरंगे के नीचे, यानी जो अशोक चक्र जो बना होता है ना अपना अशोक स्तंभ, उसके बिल्कुल नीचे लिखा होता है सत्यमेव जयते। आर्यों की उत्पत्ति मध्य एशिया से हुई, यह किस विद्वान का मत था। यानी किसी विद्वान ने यह बात बोली कि जो आर्यों की उत्पत्ति है वो मध्य एशिया से हुई, वो इनमें से किसने बोला, ये पूछा है कि कोलब्रुक ने बोला, मैक्स मुल्लर ने बोला, डायर ने बोला या फिर कर्नल टोड ने बोला। किसने बोली ये बात, तो ये बोली थी मैक्स मुल्लर ने। क्या बोली थी कि आर्यों की जो उत्पत्ति है वो मध्य एशिया से हुई थी। जर्मन विद्वान मैक्स मुल्लर ने आर्यों की उत्पत्ति मध्य एशिया यानी रशिया कजाकिस्तान जो क्षेत्र है वहां से मानी, इसे मध्य एशियाई सिद्धांत भी कहा जाता है। तो मध्य एशियाई सिद्धांत किसने दिया, तो मैक्स मुल्लर ने दिया, ये भी पूछा जा सकता है। तो ये थे आज की वीडियो के अपने 30 क्वेश्चन। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और सीईटी नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, अपनी एक वीडियो भी आई हुई है इस पर, जो उसके अंदर जितने भी आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, कब तैयार करवाने हैं, कब तक के चाहिए, किस प्रकार से सिलेबस रहेगा आपका, ठीक है, सारी चीज़ें उसके अंदर डिटेल आपको बताई गई है। तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। और कल आपसे जो क्वेश्चन पूछा था, हरियाणा राज्य के वीरबान कवि को किस काल का माना जाता है, तो उसका उत्तर था मध्यकाल। तो आज का आपके लिए क्वेश्चन है कि जो सिपाही विद्रोह है, सिपाही विद्रोह वो कब हुआ था, सिपाही विद्रोह कब हुआ था। ऑप्शन है इसके 1847, 1857, 1858 और या 1862। तो कब हुआ था सिपाही विद्रोह, ये आपको
कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। कल मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।